मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि मैं उस होटल की कमरे के अंदर छुपकर या किसी दूसरे तरीके से इन लोगों की बातें सुन सकता, जिनको सुनना बेहद जरूरी था और यही मेरा मिशन था। इनकी बातें सुनकर ही मुझे मालूम हो सकता था कि इन लोगों का पाकिस्तान में खुफिया अड्डा कहाँ पर है और इनके गिरोह के लोग कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं और अब ये किस जगह धमाका करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरे पास पैसे भी थोड़े थे, मैं इस होटल में कोई कमरा किराए पर भी नहीं ले सकता था। इस कश्मकश और परेशान ख्यालात के साथ मैं मारगला होटल की 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गया। ये अंग्रेजों के जमाने का एक पुरानी वजह का होटल था जो किसी 2 मंजिला कोठी को तब्दील करके बनाया गया था। होटल की इमारत की दोनों जानिब कुशादा लॉन था जिसमें पौधे और दरख्त उगे हुए थे। होटल के अहाते में एक जानिब कुछ गाड़ियां खड़ी थी। मैंने इन गाड़ियों को करीब जाकर देखा। इनमें तकरीबकारों की टोयोटा गाड़ी नहीं थी। इसका मतलब था कि वो भी होटल में नहीं पहुंचे थे। पिंडी इस्लामाबाद में मौसम सर्द था। मैंने अपनी जैकेट के बटन ऊपर तक बंद कर दिए। अपनी छोटी छोटी दाढ़ी, मूछों और गर्दन तक बड़े हुए बालों से मैं फिलोसोफर या शायर टाइप का आदमी लग रहा था। मैंने होटल के एक मुलाजिम से पूछा कि यहाँ कमरा नंबर 7 कहाँ है। उसने बताया कि पीछे पहली मंजिल में कोने वाला कमरा है। रात का वक्त था। होटल के कमरों में और लॉबी में जरूर रोशनियां हो रही थीं, मगर होटल के लॉन में और होटल की बिल्डिंग के इर्द गिर्द कहीं कहीं ही बल्ब रोशन था। मैं होटल की कोठी के पिछली तरफ आ गया। जहाँ एक छोटा सा बरामदा था जो सर्दी और रात ज्यादा होने की वजह से बिल्कुल खाली पड़ा था। जहाँ 3 कमरे साथ साथ थे। मैंने करीब जाकर उनके नंबर पढ़े। एक कमरे का नंबर 7 लिखा हुआ था। इस कमरे को ताला लगा हुआ था। मैंने कान लगाकर सुना, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दोनों तखीबगार और उनका भारतीय चीफ अभी नहीं आए थे। एक ख्याल मेरे जहन में आया। मैंने साथ वाले कमरे के दरवाजे के हैंडल को घुमाया। वो खुल गया। ये कमरा खाली था। पलंग, फर्नीचर लगा हुआ था, मगर कोई आदमी वहां नहीं था। शायद ये कमरा अभी किराए पर नहीं चढ़ा था। मैंने दरवाजा आहिस्ता से बंद करके कमरे का जायजा लिया। कमरे की बत्ती रोशन थी। मुझे मालूम हुआ कि ये कमरे लकड़ी की दीवारों की पार्टीशन करके बनाए गए हैं। ये उस पुरानी कोठी का कोई हॉल रूम था जिसकी पार्टीशन करके 3 कमरे बना दिए गए थे। मैंने इस दीवार को उंगली से बजाया जिसकी दूसरी तरफ 7 नंबर कमरा था। दीवार में से खोखली आवाज आई। ये लकड़ी की भी नहीं बल्कि चिप बोर्ड की दीवार थी जिस पर हल्का सब्ज रोगन किया हुआ था। इतने में बाहर से कुछ आदमियों की बातें करने की आवाज आई। मैंने जल्दी से कमरे की बत्ती बुझा दी और दरवाजे की एक जानिब दीवार से लगकर खड़ा हो गया। ये सोचा कि अगर कोई इस कमरे में आ रहा है तो मैं दरवाजा खुलते ही अंधेरे में बाहर निकल जाऊंगा। मैं बाथरूम में भी छुप सकता था, मगर वहां से निकलना मुश्किल था। आवाजें और कदमों की आहटें बरामदे में आकर रुक गईं। किसी ने ताले में चाबी लगाई। मैं समझ गया कि ये लोग साथ वाले नंबर 7 कमरे के आदमी थे। ये वही भारतीय तकरीबकार और उनका चीफ हो सकता था, क्योंकि मुझे 3 आदमियों की मुख्तलिफ आवाजें आ रही थी। ये लोग कमरे में दाखिल हो गए। दरवाजे को बंद करके चिटखनी लगा दी गई। मैं दरवाजे से हटकर दबे पांव चिप बोर्ड की उस दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया जो दोनों कमरों की मुश्तरका दीवार थी। दूसरे कमरे में से आदमियों के बोलने की आवाजें आने लगीं। उनकी अल्फाज बिल्कुल साफ समझ में आ रहे थे। मैं दोनों भारतीय तकरीबकारों की आवाजें और उनकी अमृतसरी हिंदुओं के लहजे को पहचानता था। इनमें एक तीसरी आवाज थी जो उनके भारतीय चीफ की आवाज थी। तीसरी आवाज ने कमरे में आते ही दोनों तकरीबकारों को डांटना शुरू कर दिया। तुम लोगों को अमृतसर जाते ही न सिर्फ नौकरी से अलग कर दिया जाएगा बल्कि तुम्हारे खिलाफ केस भी चलेगा। तुम बिल्कुल नाअहल हो। तुम लोगों की नाअहली की वजह से पाकिस्तान में हमारा सारा प्रोग्राम खतरे में पड़ गया है। वो बम जरूर पाकिस्तानी पुलिस इंटेलिजेंस के हाथ आ गया है। इससे हमें बहुत नुकसान पहुंच सकता है। एक तकरीबकार ने कहा, सर मैं तो थैला रख कर चला आया था और सिनेमा हाउस की एक तरफ खड़ा उसकी निगरानी भी कर रहा था। चीफ ने उसे गाली देकर कहा, फिर तुम्हारा बाप वहां से थैला उठा कर ले गया। भारतीय दहशतगर्द ने वही जवाब पेश किया कि उसके पेट में सुबह से दर्द हो रहा था और उसे 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाना पड़ गया। इसी दौरान कोई थैले में से बम निकाल कर ले गया। सर मुझे माफ कर दें, आगे ऐसा नहीं होगा। चीफ कहने लगा, ये बात अब मेरे इख्तियार में नहीं है। सारा मामला कर्नल चड्डा के हाथ में है। वो इस मामले की तफ्तीश के लिए यहाँ पहुंच रहा है। 1 घंटे में पहुंच जाएगा। वही इस बात का फैसला करेगा कि तुम्हें वापस अमृतसर भिजवाना है या क्या करना है। दूसरे दहशतगर्द ने कहा, सर क्या ये कर्नल चड्डा साहब जिला रोहतक के रहने वाले हैं? चीफ ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा अफसर है और पाकिस्तान में हमारी अग्रवाद की तखरीबी कार्रवाइयों का इंचार्ज है। मैंने तो उसे देखा तक नहीं। तुम जानते हो कि हम में से अक्सर एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ होते हैं। हमें सिर्फ काम दे दिया जाता है, सिर्फ ऑर्डर मिलते हैं। मगर ये खास वाकया हुआ था, इसलिए मुझे कर्नल चड्डा को फोन पर खुफिया लफ्जों में खबर देनी पड़ी कि मार्केट वाला बम नहीं फटा। उसने कहा कि वो आज रात 1 बजे तक हमारे पास पहुंच रहा है। पहले तकरीबकार ने कहा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो आदमी हमारे पास आया है वही कर्नल चड्डा साहब हैं? चीफ ने कहा, हमारा एक खास पासवर्ड है, उसे तुम भी सुन लो। अगर मैं उस वक्त बाथरूम में हुआ तो तुम आने वाले से पासवर्ड पूछना। पासवर्ड ताजमहल है। उसके बाद वो तुमसे पूछेगा, क्या महारानी साहब इसी कमरे में ठहरी हुई हैं?
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। तुम आगे से कहोगे कि महारानी साहब सुबह मर गए हैं। उसके जवाब में वो कहेगा, ठीक है, मुझे महारानी साहिबा की अर्थी के पास ले चलें। उसके बाद साबित हो जाएगा कि यही कर्नल साहब हैं। समझ गए या नहीं? भारतीय तकरीबदार ने आहिस्ता से कहा, समझ गए सर। जिस कमरे में मैं दीवार के साथ कान लगाए भारतीय तकरीबदारों की बातें सुन रहा था, उस कमरे में दीवार के साथ एक क्लॉक लगा हुआ था, मगर मैंने चूंकि बत्ती बुझा दी थी इसलिए दूर से मुझे उसकी सुइयां दिखाई नहीं दे रही थी और मुझे वक्त मालूम करने की अशद ज़रूरत थी। मैंने आहिस्ता से क्लॉक के नीचे कुर्सी रखी और उस पर खड़े होकर ज़रा करीब से क्लॉक को देखा। उसकी सुइयां चमक रही थीं और मालूम हुआ कि रात के 12 बजने वाले हैं। गोया भी कर्नल चड्डा के आने में 1 घंटा बाकी था। मुझे अपना एक्शन जल्दी शुरू करने की ज़रूरत थी। मुझे जो कुछ करना था भारतीय इंटेलिजेंस के कर्नल चड्डा के वहां पहुंचने से पहले पहले करना था। मैंने दीवार के साथ कान लगाकर सुना। दूसरे कमरे में तीनों तकरीबकार अपने अगले तकरीबी प्रोग्राम के बारे में आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे थे। मैं अपनी जगह कुछ देर खामोश खड़ा रहा और सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरे कमरे में तीनों तकरीबदार अपने अगले तकरीबी प्रोग्राम के बारे में आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे थे। मैं अपनी जगह पर कुछ देर खामोश खड़ा रहा। मैं उनकी बातें नहीं सुन रहा था, सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता था। कोई 5 मिनट के बाद मैं उस खाली और अंधेरे कमरे से निकलकर साथ वाले कमरा नंबर 7 के बंद दरवाजे के पास आ गया और दरवाजे पे आकर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर बातें करने की धीमी आवाज आना बंद हो गई थी। फिर किसी ने दरवाजे के करीब आकर पूछा, कौन है? ये तीसरे भारतीय तकरीबकार यानी चीफ की आवाज थी। मैंने बड़े पुरसुकून और बारोब अंदाज में कहा, क्या चीफ अंदर है? दूसरी तरफ 1 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर चीफ ने पूछा, मैं चीफ बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं कर्नल चड्डा हूँ। दरवाजा खोलो। चीफ ने कहा, तुम्हारा पासवर्ड क्या है? मैंने कहा, क्या महारानी साहब इसी कमरे में ठहरी हुई है? चीफ की आवाज आई, महारानी साहिबा सुबह मर गई हैं। मैंने कहा, मुझे महारानी साहिबा की अर्थी के पास ले चलो। उसके फौरन बाद दरवाजा खुल गया। मेरे सामने एक दुबला पतला पुख्ता उम्र का आदमी खड़ा था जिसमें शलवार कमीज के ऊपर गर्म कोट पहन रखा था। उसकी आंखों पर नजर की ऐनक लगी हुई थी। उसके पीछे वही दोनों भारतीय हिंदू तकरीबकार एक तरफ होकर खड़े थे, जिनमें से एक वो था जिसने इस्लामाबाद मार्केट की किताबों की दुकान के बाहर से बम वाला खाली थैला उठाया था, और दूसरा वो था जो उसे रावलपिंडी की पुरानी बस्ती वाले मकान में मिला था और जिसको मैंने पहले तकरीबकार के साथ मकान से बाहर निकलकर खेतों में अपनी गाड़ी की तरफ जाते देखा था। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया और बड़े रोब से कहा, दरवाजा बंद करके चिटखनी लगा दो। तुम लोगों ने कमरे में इतनी रोशनी क्यों कर रखी है? चीफ ने जल्दी से सोफे पर से अखबार हटाते हुए एक तकरीबकार से कहा, रामचंद, एक बत्ती बुझा दो। एक बत्ती बुझा दी गई। मैं सोफे पर बैठ गया और इन तीनों को गहरी नजर से देखने के बाद चीफ से कहा, बम का थैला किसने रखा था? चीफ की शक्ल चूंकि नई थी और उसकी आवाज से भी मैंने उसे पहचान लिया था कि यही चीफ है। उसने एक तकरीबकार की तरफ इशारा करके कहा, इसने रखा था सर। इसका नाम क्या है? चीफ ने बताया, श्रीनाथ सर। तकरीबकार श्रीनाथ का रंग उड़ गया हुआ था। मैंने उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा और गजबनाक आवाज में कहा, मैं देखूंगा तुम्हें किसने अमृतसर सेंटर से पास करके इस मिशन पर भेजा था। मैं तुम्हारे साथ उसे भी अमृतसर जाते ही डिसमिस कर दूंगा। श्रीनाथ गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोला, सर मैं बेगुनाह हूँ। मैं 1 मिनट के लिए वॉशरूम चला गया था। मेरे पेट में सख्त दर्द था। मैंने उसे झाड़ दिया, शट अप। फिर चीफ की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, अमृतसर सेंटर को मैंने तुम्हारे मिशन की नाकामी की इत्तला दी है। मुझे उनके अगले फैसले का इंतजार है। मुझे बताओ हमारा अगला मिशन नंबर क्या है और हमारे बाकी आदमी इस वक्त कहाँ है, ताकि इस मिशन की नाकामी के बाद मैं उन्हें डायरेक्शन दे सकूं। अमृतसर सेंटर से मुझे वायरलेस पैगाम में बताया गया कि बाकी आदमियों की बाबत चीफ को मालूम है। चीफ ने जल्दी से जेब में से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसके वर्क करदानी करते हुए बोला, यस सर, मैं भी बताता हूँ। फिर उसने डायरी में से एक कागज का छोटा सा टुकड़ा निकालकर उसे पढ़ते हुए कहा, सर इस वक्त हमारे सिर्फ 2 अगरवादी पाकिस्तान में हमारे अलावा हैं। दोनों इस वक्त कराची में हैं। इनकी ड्यूटी अगले हफ्ते कराची रेलवे स्टेशन पर 2 धमाके करने और एक मस्जिद के नमाजियों पर फायरिंग करके उन्हें हलाक करने की है। इस कागज पर इनके नाम और एड्रेस लिखे हुए हैं। मैंने उसके हाथ से कागज का टुकड़ा लेते हुए कहा, ये मुझे दे दो। कागज के पुर्जे पर 2 आदमियों के हिंदू नाम और नीचे कराची का कोई एड्रेस लिखा हुआ था, जो मैंने उस वक्त न पढ़ा, और कागज जेब में रखते हुए चीफ को डांट कर कहा, सेंट्रल इंटेलिजेंस तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेगी। आखिर तुम लोगों को भारतीय हुकूमत ने इसलिए भेजा है कि तुम यहाँ बैठकर जनता की कमाई से ऐश उड़ाओ। चीफ कुछ कहने लगा तो मैंने उसे छाड़ते हुए कहा, शट अप, तुम सब बेकार आदमी हो। मैंने अमृतसर सेंटर को वायरलेस पर ब्रीफ कर दिया है कि तुम दोनों को वापस बुला लिया जाए, बल्कि तुम तीनों को। अब मैं जाता हूँ। तुम लोग उस वक्त तक यहीं रहोगे जब तक मुझे अमृतसर सेंटर से कोई एडवाइस नहीं मिल जाती। ओके सर, चीफ ने मुर्दा सी आवाज में कहा। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं अमृतसर सेंटर वायरलेस मैसेज का जवाब लेने जाता हूँ।
दरवाजे के अंदर से बोल्ट करके रखना और खबरदार कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए। यस सर। चीफ ये कहकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैंने दरवाजे के पास जाकर पलट कर कहा, तुम्हारे पास पाकिस्तानी करेंसी में 1000 रुपया होगा? चीफ ने जल्दी से अपने कोट में हाथ डाला और बटवे में से 100 के नोट निकाल कर मुझे बढ़ाए। सर ये 700 पाकिस्तानी रुपए हैं। मैंने रुपए लेकर कहा, ठीक है, मेरे पास 10,000 की इंडियन करेंसी है। मुझे तुम्हारे पास जल्दी आना पड़ा, पाकिस्तानी करेंसी में इस रकम को तब्दील नहीं करा सका। नो प्रॉब्लम सर। मैंने चीफ की तरफ घूर कर देखा। ज्यादा अंग्रेजी मत बोला करो, पाकिस्तान में रहते हो तो उर्दू में बात क्या करो। ये कहकर मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैं रुक गया और दरवाजे की तरफ देखा। चीफ ने दरवाजा बंद किया और अंदर से बोल्ट कर दिया। मैं वहां से सीधा होटल की लॉबी में आ गया, जहां एक जानिब कोने में छोटा सा टेलीफोन बूथ बना हुआ था। बूथ में दाखिल होते ही साथ लटकी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी में इमरजेंसी पुलिस का नंबर तलाश करने लगा। होटल के काउंटर से मैंने इमरजेंसी पुलिस का नंबर इसलिए न पूछा कि वहां खामखा खौफ और हरास न फैल जाए और तीनों तखीबकार कमरे से फरार न हो जाएं। मुझे बड़ी जल्दी इमरजेंसी पुलिस फोर्स का नंबर मिल गया। मैंने नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी ने रिसीवर उठाकर कहा, इमरजेंसी पुलिस, क्या बात है? मैंने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता। मैं पिंडी के मारगला होटल की लॉबी से बोल रहा हूँ। इस होटल के कमरा नंबर 7 में इस वक्त इंडिया के 3 हिंदू तकरीबकार मौजूद हैं। इन्हें फौरन पुलिस स्क्वाड भेजकर गिरफ्तार किया जाए। देर नहीं होनी चाहिए, हो सकता है वो आधे घंटे के अंदर जहां से फरार हो जाएं। दूसरी तरफ से पुलिस अहलकार ने कहा, फिक्र न करें सर, हम अभी पुलिस गार्ड भेज रहे हैं। मैंने फौरन फोन बंद कर दिया। मैं होटल की इमारत से निकलकर सामने वाली सड़क की दूसरी जानिब रात के अंधेरे में दरख्तों के पीछे छुप कर बैठ गया। मुझे एक ही खतरा था कि कहीं इन लोगों का सरगना असली कर्नल चड्ढा पुलिस गार्ड पहुंचने से पहले ही वहां न पहुंच जाए। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता था। इन लोगों पर सारी बात खुल जाती और वो होटल की दूसरी तरफ से रात के अंधेरे में फरार हो सकते थे। मैं तकरीबकारों के सरगना कर्नल चड्ढा को भी पकड़ना चाहता था, लेकिन इन तकरीबकारों की गिरफ्तारी के बाद पहले वहां ऐसा मौका नहीं बन रहा था। पिंडी इमरजेंसी पुलिस ने इंतहाई मुस्तैदी और फर्ज शनासी का सबूत दिया और 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि पुलिस की 2 गाड़ियां होटल में दाखिल होती नजर आईं। बड़ी खामोशी से दोनों गाड़ियां लॉन की एक जानिब दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी हो गईं। मैंने उनमें से 15-16 पुलिस के मुसल्लह सिपाहियों को छलांगे लगाकर निकलते देखा। 6-7 सिपाही होटल के दोनों जानिब दौड़े ताकि होटल का मुहासरा किया जाए। 4 सिपाही वहीं बंदूकें लिए खड़े हो गए। कुछ सिपाही एक थानेदार की जमीयत में होटल की लॉबी में घुस गए। थोड़ी ही देर में होटल के अकब में कुछ आवाजें बुलंद हुईं। फायर की आवाज भी आई। ये पिस्तौल का फायर था। शायद किसी तकरीबकार ने फायर किया था या पुलिस इंस्पेक्टर ने फायर किया था। दूसरे ही लम्हे मैंने देखा कि पुलिस के आदमी तीनों तकरीबकारों को पकड़ कर ला रहे हैं। उन्हें हथकड़ियां लगी हुई थीं। पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें अपने घेरे में लिए रखा था। तीनों तकरीबकारों को पुलिस ने गाड़ी में धकेला और गाड़ियां होटल की इमारत से निकलकर सड़क पर एक तरफ रवाना हो गईं। मेरी तसल्ली हो गई। मैं इसलिए भी खुश था कि यह कार्रवाई बड़ी जल्दी हो गई थी और तीनों भारतीय तकरीबकारों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। चीफ तकरीबकार ने बताया था कि कर्नल चड्ढा 1 घंटे बाद वहां पहुंचने वाला है। अभी उसको मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 घंटा नहीं हुआ था। मुझे यकीन था कि कर्नल चड्ढा अभी तक वहां नहीं आया होगा। मैं दरख्तों के पीछे से निकलकर होटल की लॉबी में आ गया। वहां 2-3 आदमी खड़े थे। इस वाक़े पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैंने एक मुलाजिम से होटल के फ्लोर मैनेजर के बारे में पूछा तो उसने काउंटर के पास एक सूट बूट वाले नौजवान आदमी की तरफ इशारा करके कहा, जी मलिक साहब वो सामने खड़े हैं। मैं उसके पास चला आया। मैंने उसे अस्सलाम वालेकुम कहा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या आप ही फ्लोर मैनेजर हैं? उसने बेदिली से कहा, जी हाँ फरमाइए। होटल पर छापा पड़ने की वजह से वो काफी परेशान लग रहा था। मैंने बड़े एतमाद के लहजे में कहा, मेरा नाम राजा गुलाम सरहद है। मैं पिंडी इंटेलिजेंस का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हमें यह भी इत्तला मिली है कि जिस कमरे में इंडियन तकरीबकार ठहरे हुए हैं वहाँ उनका एक चीफ भी थोड़ी देर में आने वाला है। फ्लोर मैनेजर ने ठंडा सांस भरकर कहा, सर हमारी पहले ही बड़ी बदनामी हो चुकी है। आपकी पुलिस 3 आदमियों को पकड़ कर ले गई है। मैंने कहा, लेकिन उनका चीफ बाहर से आने वाला है और कमरा नंबर 7 में ही उनसे आकर मिलेगा। उसका नाम कर्नल चड्ढा है। वो भारतीय खुफिया एजेंसी का आदमी है और उसका पकड़ा जाना निहायत जरूरी है। मेरे साथ पुलिस के 4 मुसल्लह सिपाही भी हैं जो दरख्तों के पीछे छुपे हुए हैं और मेरे खास इशारे के मुंतजिर हैं। फ्लोर मैनेजर ने कहा, ठीक है जनाब, आप जो कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। मैंने कहा, पहली बात तो यह है कि जहां आपके सिवा किसी दूसरे को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं कमरा नंबर 7 में छुप कर बैठूंगा क्योंकि भारतीय कर्नल चड्ढा हमारी इत्तला के मुताबिक इसी कमरे में अपने साथियों से मिलने आ रहा है। उसके बाद हम उसे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। फ्लोर मैनेजर ने बड़ी आर्जी से कहा, सर मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि अब कोई फायरिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप खामोशी से उस तकरीबकार को पकड़ कर ले जाएं। मैंने कहा, ऐसा ही होगा।
आप बेफिक्र रहें, मुझे जल्दी से कमरा नंबर 7 खोल दें। फ्लोर मैनेजर ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया। काउंटर पर जाकर कमरा नंबर 7 की चाबी ली, जिसे तकरीबकारों की गिरफ्तारी के बाद मुकफ्फल कर दिया गया था, और मुझे साथ लेकर पीछे से होता हुआ कमरा नंबर 7 में ले आया। उसने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, सर एक मेहरबानी करें, ये जो तकरीबकार बाकी रह गया है इसे गिरफ्तार करके बस यहाँ से ले जाइए।